हेलो एवरीवन, वेलकम टू कुलदीप क्लासेस। कैसे हैं आप सब? जैसा कि आपको पता है, हमने फिज़िकल डिविजन्स ऑफ इंडिया स्टार्ट किया था और उसकी क्लास फर्स्ट में हमने हिमालयाज़ के बारे में डिटेल में पढ़ लिया था। आज फिज़िकल डिवीज़न ऑफ इंडिया सीरीज़ की सेकंड क्लास है और आज की क्लास में हम द नॉर्दर्न प्लेन्स एंड द इंडियन डेजर्ट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इनके बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उन सभी को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड में आपकी प्रैक्टिस के लिए मल्टीपल चॉइस सेक्शन भी रहेगी जो आपके प्रैक्टिस करने के काम आएगी। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब भी हम क्लास लें तो उसकी नोटिफिकेशन जो है वो आपको सबसे पहले मिले। तो आइए बिना आपका टाइम वेस्ट किए हुए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। द नॉर्दर्न प्लेन्स, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नॉर्दर्न प्लेन्स और उसके बाद हम पढ़ेंगे द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, द इंडो गंगेटिक प्लेन्स आर द ग्रेट इंडियन प्लेन। यहाँ पे फ्रेंड्स मैं आपको क्लियर करवा दूँ कि कुछ बुक्स पे जो है वो नॉर्दर्न प्लेन लिखा होता है और कुछ बुक पे नॉर्दर्न प्लेन्स लिखा होता है, तो आप इस पे कंफ्यूज ना होइएगा। प्लेन्स लिखा हो या प्लेन लिखा हो, बात सेम ही है। बहुत सारे प्लेन्स हैं, एक प्लेन तो नहीं है ये जो नॉर्दर्न में आता है हमारा। तो कुछ बुक्स पे प्लेन्स भी लिखा होगा और कुछ बुक पे प्लेन लिखा होगा, ठीक है। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो नॉर्दर्न प्लेन्स को हम इंडो गंगेटिक प्लेन्स या ग्रेट इंडियन प्लेन्स भी बोलते हैं। ये जो प्लेन्स हैं ये बने किसके हैं? ये मेजर जो 3 रिवर्स हैं, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा, इनकी ट्राइब्यूटरीज भी हैं। इन 3 रिवर्स और इनकी ट्राइब्यूटरीज से ये प्लेन्स बने हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द डिपोजिशन ऑफ एलुवियम इन ए वास्ट बेसिन lying at the foothills of the Himalaya over millions of years formed this fertile plain। जो हिमालय से ये जो रिवर आ रही हैं, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्रा और इनकी जितनी सारी ट्राइब्यूटरीज हैं, ये जो मेजर रिवर्स हैं और इनकी ट्राइब्यूटरीज ये जो हिमालय से आ रही हैं, तो वहाँ से माउंटेन से अपने साथ बहुत सारा मटेरियल लाती हैं जिनको हम एलुवियम बोलते हैं, और फिर ये डिपॉजिट्स करती हैं। और फिर जब ये मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो जो इनके एलुवियम से बने हुए प्लेन्स हैं ये, और इसीलिए ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल हैं। और अगर मैं बता दूं, आगे मैं बताऊंगा आपको नॉर्दर्न प्लेन्स कौन कौन से स्टेट्स में आते हैं। तो अगर मैं बात करूं तो जो इंडिया में एग्रीकल्चर होता है उसका मेजर पार्ट जो है वो नॉर्दर्न प्लेन में ही होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि जो नॉर्दर्न प्लेन्स है हमारे, यही सबसे ज़्यादा जो है वो एग्रीकल्चर हमारे लिए प्रोड्यूस करते हैं। इट स्प्रेड्स ओवर एन एरिया, और ये जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं ये 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर इनका एरिया है। 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया में ये फैले हुए हैं। और इन प्लेन्स की जो लेंथ बनती है वेस्ट टू ईस्ट वो 2400 किलोमीटर बनती है, और इनकी जो विड्थ है वो वेरी करती है 240 टू 320 किलोमीटर के बीच बीच में। इज़ द लार्जेस्ट अलुवियल ट्रैक्ट ऑफ द वर्ल्ड, और ये लार्जेस्ट अलुवियल ट्रैक्ट हैं वर्ल्ड के, यानी पूरे वर्ल्ड के ये सबसे जो है लार्जेस्ट अलुवियल ट्रैक्ट क्या होते हैं? अलुवियल्स के बने हुए जो लंबे लंबे प्लेन्स होते हैं ना, उनको हम बोलते हैं अलुवियल ट्रैक्ट्स। तो अलुवियल क्या हो गया? मटेरियल आपको बता दिया मैंने, रिवर्स के द्वारा जो लाया गया मटेरियल होता है भाग के, उसको अलुवियल मटेरियल बोलते हैं। तो ये पूरे वर्ल्ड के सबसे लार्जेस्ट अलुवियल ट्रैक्ट हैं, लार्जेस्ट अलुवियल ट्रैक्ट हैं पूरे वर्ल्ड के। इट मेनली इंक्लूड्स, और ये जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं ये कौन कौन से स्टेट्स में आते हैं? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड असम। ये वो स्टेट्स हैं जिनके पूरे पूरे पार्ट जो हैं वो नॉर्दर्न प्लेन्स में आते हैं। कुछ और भी स्टेट्स हैं जैसे झारखंड है, उनका पार्शली पार्ट जो है वो नॉर्दर्न प्लेन्स में आता है। और भी कुछ स्टेट्स हैं जिनका थोड़ा थोड़ा पार्शली पार्ट जो आता है, लेकिन ये जो स्टेट्स मैंने यहाँ पे लिखी हुई ये मेजर स्टेट्स हैं। साउथर्न पार्ट्स ऑफ जम्मू, अब अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू के जो शिवालिक्स के बाद आते हैं, जैसे मैंने आपको हिमालय पढ़ाया था तो उसमें जब शिवालिक ख़त्म होती हैं तो फिर हमारे जो जम्मू के प्लेन्स आते हैं, ये जो अखनूर वाला एरिया हो गया, आरएसपुरा वाला हो गया, सांबा वाला हो गया, कठुआ वाला हो गया, ये सारे जो हमारे प्लेन्स हैं जम्मू के शिवालिक्स के जो बाद आते हैं वो भी नॉर्दर्न प्लेन्स में आते हैं।
तो यहाँ तक आपको समझ आ गया नार्दर्न प्लेन्स के बारे में। अब नार्दर्न प्लेन्स की हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन। अभी मैं आपको मैप में भी दिखाऊंगा, डोंट वरी। जो नार्दर्न प्लेन की क्लासिफिकेशन है तो वो भी दो तरीकों से हुई है, एक रीजनल बेसिस पे और दूसरी जो है वो रिलीफ बेसिस पे हुई है। ठीक है, जो रीजनल बेसिस पे है उसके बेसिस पे हम रीजनल बेसिस पे हम जो नार्दर्न प्लेन्स हैं उनको हम 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया कि चाहे नार्दर्न प्लेन लिखा हो चाहे नार्दर्न प्लेन्स लिखा हो, इसके बारे में आपको कन्फ्यूज़न नहीं रखना है। कुछ बुक्स प्लेन्स लिखती हैं और कुछ बुक प्लेन लिखती हैं। ठीक है, तो आपको समझ लेना है ये एक प्लेन तो नहीं है, बड़े सारे प्लेन से ही हम नार्दर्न प्लेन, बड़े सारे प्लेन को ही हम नार्दर्न प्लेन्स बोलते हैं जो नॉर्थ में आते हैं। ठीक है, तो इनकी रीजनल बेसिस पे जो डिवीज़न हुई है उसमें पंजाब प्लेन आ गया, ब्रह्मपुत्रा प्लेन, गंगा प्लेन, और इसी तरह से जो रिलीफ के बेसिस पे डिवीज़न हुई है वो है, उसमें हम पढ़ेंगे रिलीफ के बेसिस पे डिवीजन को जब हम पढ़ेंगे तो रिलीफ क्या होता है, मिट्टी के बेसिस पे उनकी जो मिट्टी सॉइल जो है वो वेरी कर जाती है जब, तो उसके बेसिस पे जो वेरिएशन हुई है उसमें पहले बाबर आएगा, फिर तराई रीजन, फिर भांगर रीजन और फिर खादर रीजन आएगा। तो हम इनको 1 बाय 1 पढ़ेंगे। पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो नार्दर्न प्लेन्स हम जिनकी बात कर रहे हैं ये हैं कहाँ पे। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो इतना इतना अगर मैं हम बात करें, ये जो रीजन है तो ये हमारा सारा नार्दर्न प्लेन्स का रीजन है। तो इस रीजन में जितनी भी हमारी स्टेट्स आती हैं वो सारी नार्दर्न प्लेन्स को बनाती हैं। ठीक है, कुछ और भी नीचे वाली स्टेट्स में जैसे झारखंड का पार्शली पार्ट जो है वो नार्दर्न प्लेन्स में आता है। तो यहाँ से आपको आइडिया लग गया कि नार्दर्न प्लेन्स कहाँ से आते हैं। और अब हम बताएंगे आपको, आगे आगे पढ़ते जाएंगे कि हिमालय के जब जैसे ही शिवालिक्स ख़त्म होती हैं तो फिर नार्दर्न प्लेन्स जो हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। मैंने आपको कहा कि दो टाइप की हम क्लासिफिकेशन करेंगे, एक हम रीजनल बेसिस पे करेंगे। रीजनल बेसिस पे ये 3 टाइप की क्लासिफिकेशन होगी। पंजाब हिमालयाज आएंगे पहले, ठीक है, फिर गंगा प्लेन आएगा, पंजाब प्लेन, गंगा प्लेन और फिर आएगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन। ठीक है, 3 ये हम पढ़ेंगे पहले, पंजाब प्लेन, ब्रह्मपुत्रा प्लेन और गंगा प्लेन। और फिर हम रिलीफ के बेसिस पे जो हम नार्दर्न प्लेन की डिवीज़न करेंगे वो सबसे पहले बाबर, तराई, भांगर और फिर खादर। आइए इनको 1 बाय 1 हम पढ़ते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एग्ज़ाम में जो हैं ये पूछे जाते हैं और आपको इतना इसमें समझ नहीं आता है। अगर आप एनसीईआरटी को भी फॉलो करते हो 9th की या 11th की, तो उसमें भी इतने अच्छे तरीके से क्लासिफिकेशन नहीं की हुई है। तो हमने आपको इसको अच्छे तरीके से पॉइंट वाइज क्लासिफिकेशन की है ताकि आप जो है इन कंसेप्ट को अच्छे से समझ सकें। तो आइए अब हम वेरिएशन को स्टार्ट करते हैं। वेरिएशन ऑफ रिलीफ फीचर। वेरिएशन, सबसे पहले हम वेरिएशन पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रीजन। तो सबसे पहली जो वेरिएशन आती है हमारी पंजाब प्लेन। तो पंजाब प्लेन कहाँ पे है? पंजाब प्लेन जो है वो ये नार्दर्न प्लेन्स हैं, इनका वेस्टर्न पार्ट आपको पता है कि अगर ये नार्दर्न प्लेन्स हैं जैसे 1 2 3 हैं, तो ये जो वेस्टर्न पार्ट है इसको हम पंजाब प्लेन बोलते हैं। दिस इज़ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नार्दर्न प्लेन और इसमें इंक्लूड कौन कौन सी स्टेट्स हैं? पंजाब और हरियाणा। दिस इज़ फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ, और ये कैसे बने हैं? अलूवल डिपॉजिट्स ऑफ 5 रिवर्स, सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम। ये जो 5 रिवर्स हैं इनकी जो अलूवल डिपोजिशन हुई उससे ये जो है पंजाब प्लेन बना हुआ है। द लार्जर पार्ट ऑफ दिस प्लेन, और पंजाब प्लेन का जो लार्जर पार्ट है वो पाकिस्तान के अंदर आता है। ठीक है, द सेक्शन ऑफ दिस प्लेन, और ये जो सेक्शन है पंजाब प्लेन की, ये जो सेक्शन है ये डोमिनेटेड है बाय द डोब्स। डोब्स क्या होती हैं? यानी डोमिनेटेड यानी यहाँ पे हमें बड़ी सारी डोब्स मिलती हैं। अब मैं आपको बताता हूँ डोब्स क्या होती है। डोब्स आप समझिए जैसे ये आ रही है रिवर, एक ये रिवर आ रही है, तो ये जो बीच का रीजन होता है ना रिवर का, जहाँ पे रिवर आके कन्फ्लुएंस हो जाती हैं, ये जो बीच का रीजन होता है इसको हम डोब बोलते हैं। अब मैंने आपको समझा दिया, मैं डेफिनेशन बताता हूँ कि एक ऐसा रीजन जो 2 रिवर्स जब कन्फ्लुएंस करती हैं तो उसके पीछे जो बीच में रीजन आता है उसको हम डो बोलते हैं। और डू का मतलब 2 होता है और आब्स का मीनिंग होता है वाटर, यानी 2 पानियों से मिला हुआ
एरिया जो बना हुआ होता है, दो पानी जहाँ पे मिलते हैं उनको हम डोब्स बोलते हैं। और इसी तरह से पंजाब का मीनिंग होता है पंज, पांच पानियों से बना हुआ एरिया। तो इसीलिए पांच पानियों से एरिया बना हुआ है जो, उसको हम पंजाब बोलते हैं। और डोब्स मैंने आपको समझा दिया। और ये जो पंजाब प्लेन है इसमें हमें बहुत सारे डोब्स मिलते हैं। जो इंपॉर्टेंट डोब्स हैं वो मैंने आपके लिए लास्ट में लिस्टेड किए भी हुए हैं क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। The flood plain seen here which are formed due to repeated deposition of new alluvium during each flood is known as bed। यहाँ पे रिवर्स जो है, पांच रिवर्स हैं पंजाब प्लेन में जो, तो ये क्या करती हैं, इनमें फ्लड प्लेन्स फ्लड आते रहते हैं, फिर उनसे फ्लड प्लेन्स बनते हैं। और जो रिपीटेड बार बार डिपोजिशन होती रहती है फ्लड्स की वजह से, न्यू एलोवियम जो आता रहता है हर साल फ्लड की वजह से, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम वेट बोलते हैं। यानी जो न्यू डिपोजिशन होती है फ्लड की वजह से उसको हम क्या बोलते हैं, वेट बोलते हैं। नेक्स्ट दूसरा जो प्लेन आता है हमारा वो है गंगा प्लेन। दिस इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स की सबसे बड़ी यूनिट जो है वो गंगा प्लेन की है। इट एक्सटेंड्स बिटवीन गागर एंड तेस्ता। जब मैंने आपको हिमालयाज़ के बारे में पढ़ाया था तब भी मैंने आपको बताया था कि गागर और तेस्ता रिवर के बीच में ही जो है वो बाउंड्री बनाई गई है। तो इसी तरह से गंगा प्लेन भी जो है वो गागर रिवर से लेके तेस्ता रिवर तक है। अभी मैं आपको मैप में भी दिखाऊंगा। द गंगा अलॉन्ग विद इट्स लार्जर नंबर ऑफ ट्राइब्यूटरीज। गंगा अपनी ट्राइब्यूटरीज के साथ जो हिमालय से ओरिजिनेट होती हैं, ये डिपॉजिट करती हैं लार्ज क्वांटिटीज ऑफ अलूवियम, और माउंटेन से जो अपने साथ मटेरियल लेके आती हैं और डिपॉजिट करती हैं, फिर उससे क्या बनते हैं, एक्सटेंसिव प्लेन्स बनते हैं, बड़े बड़े प्लेन्स बनते हैं। ठीक है। द नॉर्दर्न स्टेट्स, और इसमें गंगा प्लेन में कौन कौन सी स्टेट्स आती हैं हमारी, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार और स्मॉल पार्ट्स ऑफ झारखंड। स्मॉल पार्ट्स ऑफ झारखंड, यहाँ पे पार्ट्स आएगा, स्मॉल पार्ट्स ऑफ झारखंड एंड वेस्ट बंगाल लाई इन द गंगा प्लेन। ये सारी स्टेट जो हैं वो गंगा प्लेन में आती हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँ पंजाब प्लेन की, तो यहाँ पे आपको सामने दिख रहा है, मैंने डार्क किया हुआ है, ये है पंजाब प्लेन। ठीक है। यहाँ पे पंजाब और हरियाणा की स्टेट्स आएगी इसके बीच में, और यहाँ पे बहुत सारी रिवर जो है वो कॉन्फ्लुएंस करती हैं। तो इसलिए यहाँ पे डोब के लिए जो है ये पंजाब प्लेन जो है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेटेड है। उसके बाद हम देखते हैं गंगा प्लेन। और यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे डोब्स के लिए मैंने आपके लिए इमेज भी लाई है। जैसे ये जो दो रिवर्स मिल रही हैं, चेनाब रिवर और ये जो झेलम रिवर मिल रही हैं, इसके बीच में जो डोब है। फिर ये जो रावी रिवर और चिनाब रिवर मिल रही हैं, इसके बीच में जो डोब है। तो यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हो वीडियो को पास करके कि कौन कौन सी रिवर्स कॉन्फ्लुएंस करके जो है, दो रिवर्स जब कॉन्फ्लुएंस करेंगी उनके बीच में जो एरिया आएगा उसको डोब बोलेंगे। और कौन कौन से डोब हैं आप देख सकते हो। और एंड में मैं आपकी सिंपल याद रखने के लिए आपको लिस्ट भी दे दूंगा कि कौन कौन से डोब्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपको पंजाब प्लेन बता दिया, अब मैं आपको बताता हूँ गंगा प्लेन। तो गंगा प्लेन जो है वो मैंने आपको कहा कि घाघरा रिवर से लेके यहाँ घाघरा रिवर से लेके तेस्ता रिवर तक जो है वो, तेस्ता रिवर यहाँ पे है तेस्ता रिवर, तो यहाँ तक जो है वो गंगा प्लेन जाते हैं। ठीक है। यहाँ पे गंगा प्लेन को हमने दो हिस्सों में डिवाइड करके रखा है, अपर गंगा प्लेन और लोअर गंगा प्लेन। जो लोअर हिस्से में जाके बनता है उसको लोअर गंगा प्लेन, और जो ऊपरी हिस्से में बनता है उसको अपर गंगा प्लेन बोलते हैं। ठीक है। और सेंटर में आ गया मिडल गंगा प्लेन। यहाँ पे आपको मैप में दिख गया कहाँ पे है गंगा प्लेन, अपर गंगा प्लेन, मिडल गंगा प्लेन एंड लोअर गंगा प्लेन। अब हम इसके बारे में पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। रिवर्स फ्लो सगलशली इन द लोअर सेक्शन ऑफ गंगास एज ए रिजल्ट। यानी सगलशली का मीनिंग है स्लोली स्लोली। मैंने आपको बताया था कि जब माउंटेन्स की स्लोप जो हाई होती है, तो स्लोप की वजह से माउंटेन से रिवर जो है वो बहुत फास्ट फ्लो करती हैं। तो फास्ट फ्लो होने की वजह से ही वो इतना ज़्यादा मटेरियल इरोड करके अपने साथ लाती हैं। लेकिन जब ये प्लेन्स में पहुंचती हैं, जब ये नॉर्दर्न प्लेन्स में रिवर पहुंचती हैं, तो इनकी जो वेलोसिटी है, पानी की स्पीड जो है वो डिक्रीज कर जाती है, क्योंकि प्लेन एरिया में है। तो प्लेन एरिया में ये रिवर जो है वो स्लोली स्लोली चलती हैं। और स्लोली स्लोली चलने का क्या
होता है, फिर उसका क्या रीज़न असर पड़ता है, उसकी वजह से स्लगलिशली स्लो चलने की वजह से ये जो है वो डिपोजिशन करती हैं, ठीक है। और डिपोजिशन करके क्या क्या बनाती हैं, मार्क्ड बाय लोकल प्रोमिनेंसेस सच एज लीव्स बनाती हैं, ब्लफ्स बनाती हैं, ऑक्सबो लेक बनाती हैं, मार्शेस बनाती हैं, रेवाइंस बनाती हैं। इन सारों की जो डेफिनेशन है वो मैं आपको एंड में दे दूंगा, लेकिन अगर हम शॉर्ट टर्म्स में बताऊं तो जैसे लीव्स क्या होती हैं, जैसे अगर ये रिवर फ्लो कर रही है, सपोज कीजिए ये रिवर फ्लो कर रही है, तो इसके साइडेड पे जो बनता है एक थोड़ा अपलैंड एरिया, ठीक है, साइड में जो अपलैंड एरिया होता है थोड़ा ऊंचा एरिया, उसको हम लीव्स बोलते हैं। इसी तरह से ब्लफ्स भी, ब्लफ से जब कोई रिवर्स है तो इसी अगर लीव्स को हम ऊंची ऊंची मान लें, ऊंची ऊंची दीवारें मान लें, अगर हम मतलब ऊंची ऊंची कोई सपोज कर लीजिए कोई ऊंची ये कोई माउंटेन्स हो गई या थोड़ा ऊंचा एरिया हो गया, अपलैंड एरिया पर लीव से थोड़ा ज़्यादा अपलैंड होगा, ठीक है, उसको हम ब्लफ्स बोलेंगे। और ऑक्सबो लेक आपको मैंने पहले का बताया है, ऑक्सबो लेक क्या होता है, ऑक्सबो लेक होता है जब कोई रिवर ऐसे 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 फ्लो कर रही है, तो फिर जब कई बार रिवर क्या करती है अपना कोर्स जो है वो सीधा कर लेती है, तो जब ये सीधा कर लेती है, ये जो पीछे स्टैग्नेंट वाटर बच जाता है, रुका हुआ पानी, इसको हम ऑक्सबो लेक बोलते हैं। उसके बाद मार्शेस, मार्शेस तो बड़ी बड़ी जो हमारी वेटलैंड्स होती हैं, दलदल वाला एरिया, उनको हम मार्शेस बोलते हैं। और रिवाइंस क्या होती हैं, रिवाइंस हो गई यहाँ पे रिवाइंस, मार्शेस मैंने आपको बता दिया दलदल वाला एरिया। और जो रिवाइंस होती हैं, रिवाइंस भी रिवर्स जो मतलब जब समुंदर के रिवर मान लो, रिवर की जो बाउंड्री बना रही हैं, जस्ट कोई समुंदर की जो बाउंड्री बना रही हैं, उनको हम रिवाइंस बोलते हैं। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं। ऑलमोस्ट अगर आपको यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा है रिवाइंस, तो मैं एंड में आपको डेफिनेशंस भी दूंगा, वहाँ पे मैं आपको रिवाइंस अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। ऑलमोस्ट ऑल द रिवर्स कीप ऑन शिफ्टिंग देयर कोर्स मेकिंग दिस एरिया प्रोन टू, तो यहाँ पे जो रिवर्स हैं नॉर्दर्न प्लेन्स में, ये अपना कोर्स जो है वो शिफ्ट करती रहती हैं, चेंज करती रहती हैं, उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे फ्लड्स जो हैं वो बहुत आते हैं। और सबसे ज़्यादा फ्लड के लिए जो खतरनाक रिवर फेमस है, खतरनाक उसको कोसी रिवर, ठीक है, कोसी रिवर इज़ वेरी नोटेरियस इज दिस रिस्पेक्ट, यानी फ्लड आने के केसेस में जो कोसी रिवर है वो बहुत फेमस है, वो मतलब बहुत बुरी मानी जाती है कि बहुत ज़्यादा फ्लड आते हैं, उससे बहुत ज़्यादा नुकसान जो है वो होता है, इसीलिए कोसी रिवर को सारो ऑफ बिहार भी बोला जाता है। ये आप याद रखिएगा, आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि कौन सी नॉर्दर्न रिवर को, नॉर्दर्न नहीं भी बोला जा सकता है, ऐसे बोला जाता है कौन सी इंडियन रिवर को सारो ऑफ बिहार बोला जाता है। तो कोसी रिवर बहुत ज़्यादा फ्लड आते हैं उसमें, उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, इसीलिए उसको सारो ऑफ बिहार बोला जाता है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, ब्रह्मपुत्रा प्लेन। दिस इज ऑल्सो नोन एज ब्रह्मपुत्रा प्लेन को हम असम वैली और असम प्लेन भी बोलते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि ब्रह्मपुत्रा का प्लेन जो है वो उसका मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो असम में आता है, इसीलिए हम इसको असम वैली या असम प्लेन भी बोलते हैं। इसका जो वेस्टर्न बाउंड्री है असम वैली की या असम प्लेन की जो वेस्टर्न बाउंड्री है वो इंडो बांग्लादेश बॉर्डर, इंडिया का जो बांग्लादेश बॉर्डर है, बांग्लादेश के साथ बॉर्डर है, वहाँ पे है बाउंड्री। और इसकी जो कुछ बाउंड्री है जो वो लोअर गंगा प्लेन के साथ है, कुछ बाउंड्री लोअर गंगा प्लेन के साथ है और कुछ बाउंड्री जो है वो वेस्टर्न साइड पे बांग्लादेश बॉर्डर के साथ है। इट्स ईस्टर्न बाउंड्री इज़ फाउंड बाय, और इसकी जो ईस्टर्न बाउंड्री आपको पता ही है कि ईस्टर्न में कौन सी हिल्स है, मैंने आपको पहले का बताया हिमालय जब पढ़ाया था कि ईस्टर्न में पूर्वांचल हिल्स है, तो इसकी जो ईस्टर्न बाउंड्री बनाती है ब्रह्मपुत्रा प्लेन की, वो पूर्वांचल हिल्स बनाती हैं। ये जो ब्रह्मपुत्रा प्लेन है ये किसका बना हुआ है, ये ब्रह्मपुत्रा रिवर और उसकी जो ट्राइब्यूटरीज हैं वहाँ पे उनकी जो डिपोजिशन हुई है, उन्होंने ही ये ब्रह्मपुत्रा प्लेन बनाया है। दिस प्लेन, और इस प्लेन में बहुत सारी जो है वो आइलैंड्स हैं, ये प्लेन जो है वो यहाँ पे आइलैंड्स जो है वो बहुत पाई जाती हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट माजुली आइलैंड, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मजूली आइलैंड इन द ब्रह्मपुत्रा रिवर इज़ द लार्जेस्ट, ये एक सबसे बड़ी इनहेबिटेंट यानी जहाँ पे लिविंग चीज़ें रहती हैं, जहाँ पे एनिमल्स वगैरह इनहेबिटेड होते हैं, जहाँ पे एनिमल्स वगैरह जिंदा चीज़ें रहती हों, ठीक है, तो ये
सबसे बड़ी इनहैबिटेड रिवराइन आइलैंड है। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये इंडिया की नहीं पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिवराइन आइलैंड है। रिवराइन का मीनिंग होता है, आपको हम समुद्र में तो आइलैंड्स बताते ही हैं, जैसे हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, सी समुद्र में है, ठीक है। बट ये रिवर के बीच में आइलैंड है, ये रिवर के बीच में आइलैंड है और सबसे बड़ी आइलैंड है पूरे वर्ल्ड की, और इनहैबिटेड है, यानी यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ जो है वो पाई जाती है। और ये भी याद रखिएगा, एंड फर्स्ट आइलैंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया, और इंडिया की फर्स्ट आइलैंड डिस्ट्रिक्ट है, फर्स्ट आइलैंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। माजुली जो है ये रिवराइन आइलैंड है और फर्स्ट आइलैंड डिस्ट्रिक्ट है इंडिया की, और सबसे बड़ी आइलैंड है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। नेक्स्ट हम दूसरी क्लासिफिकेशन देखते हैं, जो वेरिएशन है जो नॉर्दर्न प्लेन की, वो किसके बेसिस पे है, रिलीफ बेसिस पे, यानी मिट्टी के बेसिस पे। लेकिन पहले मैं आपको यहाँ पे ब्रह्मपुत्र प्लेन दिखा दूँ। तो मैंने आपको कहा, मैं पहले आपको बताया कि ये लोअर गंगा प्लेन है, ये मिडल है, ये अपर है, ठीक है। तो ये आपको सामने दिख रहा है, ये आ गया ब्रह्मपुत्र प्लेन। ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर ने डिपोजिशन करके प्लेन बनाया, इसको हम ब्रह्मपुत्र प्लेन बोलते हैं। और इसकी जो लोअर बाउंड्री आप देख रहे हो गंगा प्लेन के साथ है, और कुछ बाउंड्री जो है वो इसकी बांग्लादेश के साथ है, और ईस्टर्न यहाँ पे आपको पता है पूर्वांचल हिल्स आती हैं, और कुछ बाउंड्री जो है वो इसकी यहाँ पे है, ठीक है। अब आपने मैप में देख लिया, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो दूसरी जो हम वेरिएशन के रिलीफ फीचर के बेसिस पे वेरिएशन करेंगे, जैसे तो इसमें हम मिट्टी के बेसिस पे वेरिएशन करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आती है भाबर रीजन। भाबर रीजन कहाँ पे आता है, जैसे ही हिमालय से शिवालिक ख़त्म होती हैं, तो शिवालिक के बिल्कुल साथ ही साउथ में जो आ जाता है रीजन, उसको हम भाबर रीजन बोलते हैं। इट इज़ ए नैरो बेल्ट ऑफ अबाउट 8 to 16 किलोमीटर इन विड्थ, lying parallel to the slopes of the हिमालय, ठीक है। जैसे ही हिमालय हमारा खत्म होता है, तो उसके शिवालिक, जैसे ही मैं आपको बता रहा हूँ, हिमालय की जो लास्ट डिवीजन है, हमारी सबसे आउटर मोस्ट डिवीजन है जो शिवालिक्स, जैसे ही वो ख़त्म होती है, तो उसके फिर शुरू हो जाता है भाबर रीजन, जो 8 to 16 जो किलोमीटर की इसकी विड्थ है। ये इंडस टू तेस्ता रिवर तक जो है वो ये जाता है, ठीक है। अब मैं भाबर का मीनिंग बताता हूँ आपको। तो भाबर का मीनिंग होता है कंकर, बड़े बड़े पत्थर, कंकर नहीं सारी बड़े बड़े पत्थर। तो जैसे ही रिवर जो है वो हिमालय ख़त्म होता है, तो फिर रिवर्स में क्या देखने को मिलते हैं, बड़े बड़े पत्थर जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। तो इनको हम बोलते हैं भाबर रीजन। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं, तो सबसे पहले जैसे ही हिमालय ख़त्म हुआ, यहाँ पे हिमालय ख़त्म हुआ, तो ये आ गया भाबर रीजन, यानी इस रीजन में बड़े बड़े पत्थर दिखेंगे हमें। और ये जो पत्थर होते हैं, इनकी पोरोसिटी हाई होती है। पोरोसिटी का मीनिंग, ये वाटर को बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, और इसीलिए इस रीजन में जो जितनी भी हिमालय से स्ट्रीम्स आ रही थी, वो सारी इमर्ज हो जाती हैं, वो डिसअपेयर हो जाती हैं, क्योंकि इस एरिया में जो ये भाबर्स हैं, पत्थर्स हैं, इनकी पोरोसिटी हाई होती है। ये पानी को जो है वो अपने अंदर कंज्यूम कर लेते हैं, और रिवर जो है वो फिर अपने चैनल मतलब डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूट में यहाँ पे नहीं दिखती है, एक ही रिवर हमें दिखती है। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी मैं आपको अभी बताता हूँ। फ्रेंड्स, मैं आपको हर एक पॉइंट को अच्छे से समझा रहा हूँ, अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाएं और आपको समझ आ जाए। क्योंकि अगर आप एनसीईआरटी भी पढ़ते हो, तो एनसीईआरटी में भी इतने अच्छे तरीके से जो है वो क्लासिफिकेशन आपको नहीं मिलेगी। द रिवर्स आफ्टर डिस्केंडिंग फ्रॉम द माउंटेन डिपॉजिट पेबल, वही मैंने बताया, जैसे ही रिवर जो है वो माउंटेन से निकलती हैं, तो पत्थर वगैरह डिपॉजिट करती हैं, जिनको हम भाबर बोलते हैं। पत्थर को ही हम भाबर बोलते हैं, ठीक है। ड्यू टू पोरोसिटी, वही मैंने बताया, पोरोसिटी की वजह से इनके अंदर पानी जो है वो बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं ये वाले पत्थर जो हैं भाबर। तो स्ट्रीम जो हैं इस रीजन में डिसअपेयर हो जाती हैं, और बिग रिवर आर सीन, सिर्फ बड़ी बड़ी रिवर्स ही इस एरिया में दिखती हैं। दिस एरिया इज़ नॉट सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल कहाँ होगा, इस रीजन में तो सिर्फ बाबर्स हैं, पत्थर्स हैं,
ठीक है, तो इसीलिए ये जो रीजन है वो एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल नहीं होता है। अब हम दूसरी वेरिएशन देखते हैं। तो दूसरा रीजन जो हमारा बाबर रीजन के बाद आएगा वो आएगा तराई रीजन। तो अगर मैं आपको मैप में दिखाऊं, मैंने आपको फिगर्स तो समझा दी, अगर मैं मैप में दिखाऊं तो आप कहो तो मैप में उसने कहा कि इंडस रिवर से, ये जो इंडस रिवर है, इंडस रिवर से ये जो हमारा यहाँ पे आता है, ये जो रीजन पैरेलल टू, इसके जैसे ही शिवालिक खत्म हुई तो इसके जो पैरेलल्स टू चलता है ना यहाँ तक, इसके जो पैरेलल चलेगा उसको हम बोलते हैं यहाँ पे, ये जो पैरेलल चलेगा ना रीजन, इस रीजन में क्या होगे, भाबर रीजन होगा। ठीक है, और यहाँ पे पत्थर वगैरह हमें दिखेंगे। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। तराई रीजन, तो अब देखते हैं तराई रीजन। इट इज साउथ टू द बाबर वेल्ट। जैसे ही बाबर वेल्ट, पत्थरों वाली वेल्ट खत्म होती है तो उसके ही साउथ में जो है वो हमें क्या मिलता है, तराई रीजन मिलता है, और जिसकी विड्थ जो है वो 20 to 30 किलोमीटर है। इसकी विड्थ 20 to 30 किलोमीटर है। द अंडरग्राउंड स्ट्रीम्स एंड रिवर्स ऑफ बाबर वेल्ट रीमर्ज, और जो अंडरग्राउंड जो डिसअपियर हो गई थी स्ट्रीम्स, वो सारी इस रीजन में दोबारा हमें रीमर्ज हो जाती हैं, यानी दोबारा हमें दिखना शुरू हो जाती हैं। और जब स्ट्रीम्स, सारी की सारी स्ट्रीम्स हमें दिखती हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, ये जो वेटलैंड बन जाती है। वेटलैंड आपको पता है, गीली जगह जहाँ पे दलदल वाली जगह, स्वैम्पी दलदल वाली मार्शी रीजन जो है, विच इज़ प्रोन टू मलेरिया एंड कल्चर, यानी यहाँ पे फिर दलदल वाला एरिया बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे बड़ी सारी स्ट्रीम्स जो है वो हमें अपेयर हो जाती हैं। दिस वाज ए थिकली फॉरेस्टेड रीजन, और यहाँ पे आपको होता है जहाँ पे पानी ज़्यादा हो, स्ट्रीम्स ज़्यादा हो, मार्शी लैंड हो, तो वहाँ पे आपको होता है वाइल्ड लाइफ जो है वो बहुत होती है, तो इसीलिए ये थिकली फॉरेस्टेड रीजन है। सॉरी, ये थिकली फॉरेस्टेड रीजन थे, है नहीं, यहाँ पे वाज मैंने लिखा हुआ, ध्यान दीजिएगा, थे, लेकिन थे तो फिर कहाँ गए वो भी बताता हूँ। द फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर टू क्रिएट, तो जब पार्टीशन हुई इंडिया की तो जो माइग्रेंट्स थे पाकिस्तान से, उनको सेटल करने के लिए ये जो रीजन्स हैं, इन तराई रीजन का जो फॉरेस्ट है वो क्लियर कर दिया गया है, और यहाँ पे अब शुगर केन, राइस, वीट और बड़ी सारी जो है वो फसलें यहाँ पे उगाई जाती हैं तराई रीजन में। ठीक है, तो फेमस किसके लिए है, शुगर केन के लिए, राइस और वीट के लिए, क्योंकि ये रीजन जो है वो इसमें भी फर्टिलिटी जो है वो अच्छी रहती है फसल की। तो समझ आ गया आपको तराई रीजन कहाँ पे है, मैप में भी आपको दिखाऊंगा मैं, उससे पहले हम बांगर रीजन पढ़ लेते हैं। इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन, तो जैसे गंगा प्लेन जो है वो सबसे बड़ा पार्ट था नॉर्दर्न प्लेन का, इसी तरह से जो बांगर रीजन है वो सबसे बड़ा रीजन है इस नॉर्दर्न प्लेन का। और ये किसका बना हुआ है, ये ओल्डर एलोवियम का बना हुआ है। बांगर प्लेन जो है वो ओल्डर एलोवियम का बना हुआ है। इट लाइज अबव द फ्लड प्लेन्स ऑफ द रिवर्स एंड प्रेजेंट ए टेरेस लाइक फीचर। टेरेस आपको पता है, स्टेप बाय स्टेप वाले जो फीचर्स होते हैं, तो ये फ्लड प्लेन्स, जो रिवर्स के फ्लड प्लेन्स हैं, उनके थोड़े पीछे वाला रीजन होता है। ठीक है, अभी मैं आपको मैप में भी दिखाऊंगा। द साइल इन दिस रीजन कंटेन्स कैलकेरियस, और यहाँ पे जो साइल्स होगी बांगर रीजन में, उसमें कंकर वगैरह जो है वो बहुत ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो अब मैंने तराई रीजन आपको बता दिया कि जैसे ही बाबर रीजन ख़त्म हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पे इंडस रिवर से लेके तेस्ता रिवर तक जो फिर हमारा जो है फिर ये आ जाता है तराई रीजन। ठीक है, ये आ गया तराई रीजन। ये जो बाबर रीजन था वो इंडस से तेस्ता रिवर तक था। 8 to 16 किलोमीटर इसकी जो है विड्थ रहती है। इसकी तराई रीजन की विड्थ जो है वो बढ़ जाती है। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, वेट लैंड होंगी, इस बार स्वैम्पी होंगी, मार्शी लैंड होंगी, और यहाँ पे वाइल्ड लाइफ बहुत होगी, और यहाँ पे बड़ी सारी जो स्ट्रीम्स हैं वो हमें दिखना शुरू हो जाती हैं। उसके बाद मैंने कहा कि मार्शी लैंड होगी, तो मार्शी लैंड भी मैं आपको बता दूँ, मार्शी लैंड होती है इस तरह की लैंड, यहाँ पे पानी वगैरह रुका रहता है, तो उसको हम मार्शी लैंड बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आ रहा है बांगर रीजन। तो बांगर रीजन कहता है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये फ्लड प्लेन से पीछे वाला रीजन होता है। जैसे ये है ना फ्लड प्लेन्स, ये जो जेलो जेलो हमने दिखाया हुआ है, ये फ्लड प्लेन्स है, लेकिन इन फ्लड प्लेन्स के जो पीछे वाला एरिया है,
ये जो पीछे वाला एरिया है इसको हम भांगड़ बोल रहे हैं, और जो आगे इसके आएगा वो आएगा फ्लड प्लेन से, यानी ये थोड़ा ऊपर है, फ्लड प्लेन से ऊपर वाला एरिया जो है वो भांगड़ प्लेन है। अगर मैं यहाँ पे आपको मैप में दिखाऊं तो मैंने कहा कि सबसे पहले आएगा बाबर रीजन, फिर बाबर रीजन के बाद आएगा तराई रीजन। तो तराई रीजन जो है वो इस तरह से, तराई रीजन भी इसके साथ साथ आएगा, और फिर आएगा उसके नीचे तराई रीजन के बाद आएगा भांगड़ रीजन। ठीक है, तो अभी जो फ्लड प्लेन्स हैं वो नीचे बनने हैं, वो रिवरों ने नीचे बनाने हैं, तो ये फ्लड प्लेन्स के ऊपर वाला ही एरिया होता है ये वाला। ठीक है, इसको हम बोल रहे हैं भांगड़ रीजन। तो अब हम इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मैप में मैंने आपको बता दिया, लोकली नोन एज कंकर, जो कैलकेरियस सैंड है यहाँ की उसको हम कंकर बोलते हैं, आपको पता है। द साइल हेयर इज डार्क इन दिस रीजन, रिच इन ह्यूमस एंड प्रोडक्टिव। और यहाँ की जो भांगड़ रीजन की जो साइल है वो डार्क कलर की है, और जिसमें ह्यूमस बहुत ज़्यादा होता है और प्रोडक्टिविटी इसकी हाई होती है। अब मैं आपको बताता हूँ ह्यूमस। ह्यूमस क्या होता है, जो प्लांट्स के लीव्स वगैरह, जहाँ डेड प्लांट्स को जब वो जो उनकी जो जब डेड प्लांट्स और प्लांट्स हो गए, डेड प्लांट्स हो गए, लीव्स हो गए, तो जब वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो उनकी वजह से जो ग्रीनरी मटेरियल आता है, जो फर्टिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा हाई होता है लैंड के ऊपर, तो उसको हम बोलते हैं ह्यूमस। ठीक है, तो ह्यूमस की वजह से इस साइल की जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा हाई है। अब हम फोर्थ वन पढ़ेंगे खादर रीजन। तो खादर रीजन मैंने आपको बताया कि भांगड़ रीजन जो है, जैसे मैं आपको बताऊं तो जो भांगड़ रीजन है, तो भांगड़ रीजन फ्लड प्लेन से पीछे पीछे बनता है। ठीक है, भांगड़ रीजन जो है वो फ्लड प्लेन से पीछे पीछे बनता है। जो फ्लड प्लेन से, रिवरों के फ्लड प्लेन्स के साथ जो रीजन होता है फ्लड प्लेन से जो बनता है उसको हम बोलते हैं यहाँ पे, ये जो है, ये जो फ्लड प्लेन्स, बिल्कुल जो फ्लड प्लेन्स वाला रीजन है इसको हम बोल रहे हैं खादर रीजन। ठीक है, यहाँ पे आपको समझ आ गया खादर रीजन। अब हम इसके बारे में पॉइंट्स डिस्कस करते हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो कंपोज्ड ऑफ न्यूअर एलुवियम, सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो ओल्डर एलुवियम से बना हुआ था, मैंने आपको कहा ना कि जो ओल्डर एलुवियम से बना हुआ है वो कौन सा रीजन था, ओल्डर और न्यूअर एलुवियम। ये आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो ओल्डर एलुवियम से बना हुआ है और जो यंगर एलुवियम से बना हुआ है। ठीक है, तो जो भांगड़ रीजन है, जो मैंने आपको बताया कि खादर रीजन के ऊपर वाला जो रीजन है, भांगड़ रीजन ओल्डर एलुवियम से बना हुआ है, और जो खादर रीजन है वो, यानी यहाँ पे आपको समझा दो, ये जो है, ये जो पीछे ऊपर ऊपर वाला रीजन है ये ओल्डर एलुवियम का बना हुआ है, और ये न्यूअर एलुवियम का बना हुआ है, यानी यंगर एलुवियम का बना हुआ है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, एक आपसे माफ़ी चाहते हैं कि आपको जब मैं मैप में समझाने की कोशिश करता हूँ, इमेज दिखाता हूँ, तो उसकी वजह से थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन उसकी हेल्प से जो है वो आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर होती हैं। तो खादर रीजन हम पढ़ रहे हैं, तो ये यंगर डिपॉजिट का बना हुए फ्लड प्लेन्स हैं, दे आर रिन्यूएड, ये फ्लड प्लेन से बनते हैं, तो इसीलिए ये हर साल जो है वो रीन्यू होते रहते हैं, इसीलिए इनकी जो साइल है वो बड़ी ज़्यादा फर्टाइल है। दिस रीजन इज़ आइडियल फॉर इंटेंसिव एग्रीकल्चर। अब इंटेंसिव एग्रीकल्चर टर्म यहाँ पे आ गई है, इसको मैं एक्सप्लेन कर दूँ। तो इंटेंसिव एग्रीकल्चर वो एग्रीकल्चर होता है जब हम थोड़ी सी जगह में ज़्यादा एग्रीकल्चर उगाएं, यानी थोड़ी सी जगह में ज़्यादा फसल उगाएं, उस एग्रीकल्चर को हम इंटेंसिव एग्रीकल्चर बोलते हैं। और अगर हम ज़्यादा एरिया में ज़्यादा फसल उगाएं तो उसको हम एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर बोलते हैं। तो ये रीजन जो है, यहाँ की फर्टिलिटी हाई होने की वजह से यहाँ पे इंटेंसिव एग्रीकल्चर होता है। द साइल इज़ लाइट कलर्ड एंड पोर इन कैलकेरियस मटेरियल। और ये जो साइल है, जैसे मैंने बताया भांगड़ रीजन में कैलकेरियस मटेरियल ज़्यादा होता है, ठीक है, तो इसमें जो है वो कैलकेरियस मटेरियल बहुत कम होता है,
और इसीलिए जो साइल है लाइट कलर की होती है और इसमें कैल्केरियस मटेरियल भी बहुत कम होता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स हैं वो ख़त्म हो गए हैं, और नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लासिफिकेशन करवाई है उसकी, और हर एक पॉइंट जो है वो कवर किया है। अब हम पढ़ेंगे द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, जिसको हम थार डेजर्ट भी बोलते हैं, और ये अरावली हिल्स के वेस्टर्न मार्जिन में आता है। मैं आपको मैप में भी दिखाऊंगा। और अरावली हिल्स मैं बता दूं तो जैसे मैंने बताया था, हिमालय जो है वो इंडिया की भी यंगेस्ट माउंटेन है, और पूरे वर्ल्ड की भी जो है हिमालय यंगेस्ट माउंटेन है। और इसी तरह से अरावली हिल्स जो है वो इंडिया की सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है, और वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड में यूराल माउंटेन जो है वो इससे ज़्यादा ओल्डर हैं, जो एशिया और यूरोप के बीच में बाउंड्री बनाती हैं वो इससे भी ज़्यादा ओल्डर हैं। ये मेसोइक पीरियड की हैं, और सॉरी ये उससे अरावली हिल से और ओल्डर हैं यूराल माउंटेन्स, और कुछ बुक्स जो कहती हैं कि और भी माउंटेन्स हैं। बट इंडिया के केस में आपने समझना है कि सबसे ओल्डेस्ट जो माउंटेन रेंज इंडिया में है अरावली हिल्स है, और ये क्वेश्चन बड़े बार एग्जाम में पूछा गया है। इट इज़ एन अंडुलेटिंग सैंडी, और ये जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट में थार डेजर्ट जिसको मैं बोल रहा हूँ, तो इसमें अंडुलेटिंग सैंडी प्लेन है। अब अंडुलेटिंग वर्ड का क्या मीनिंग है? अंडुलेटिंग का मीनिंग होता है वेव लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे ऐसे वेव लाइक जो स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे अंडुलेटिंग वेव लाइक स्ट्रक्चर के प्लेन्स हमें दिखते हैं, जो किसके बने हुए हैं, जो वहाँ पे क्या दिखती हैं हमें? सैंड ड्यून्स दिखती हैं। सैंड ड्यून्स भी वही हो गए, वेव्स की तरह सैंड की डिपोजिशन हुई होती है, ऐसे ऐसे सैंड की डिपोजिशन हुई होती है, ठीक है। दिस रीजन रिसीव्स वेरी लो रेनफॉल बिलो 150 मिलीमीटर पर ईयर, तो यानी 15 सेंटीमीटर से भी कम जो है यहाँ पे रेनफॉल होता है। 15 सेंटीमीटर जो रेनफॉल होता है वो बहुत कम रेनफॉल होता है, ठीक है। अगर हम अपने नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करें तो नॉर्दर्न प्लेन्स में लगभग जो हमें बारिश होती है वो 100 to 150 सेंटीमीटर के बीच बीच में होती है, लेकिन कि 15 सेंटीमीटर बहुत कम है। यानी कभी कभी ऐसा भी होता है कि पूरा साल जो है वो इस डेजर्ट में बारिश होती भी नहीं है कई कई बार, ठीक है। इट हैज़ अराइड क्लाइमेट, और यहाँ का जो क्लाइमेट है वो अराइड क्लाइमेट है। अब मैं आपको अराइड क्लाइमेट बताऊँ तो अराइड क्लाइमेट वो क्लाइमेट होता है यहाँ पे बारिशें जो है वो बहुत कम होती हैं। ऐसे रीजन ज़्यादातर ये डेजर्ट में एरिया वाले रीजन का जो क्लाइमेट होता है उसको हम अराइड रीजन बोलते हैं। यहाँ पे बारिशें बहुत कम होती हैं। और एक और इसकी खासियत मैं बताऊं तो ये ऐसा क्लाइमेट होता है कि दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी और रात को ठंड भी ठीक ठाक हो जाती है। जैसे अगर मैं कोस्टल प्लेन की बात करूं तो कोस्टल प्लेन में जितना टेम्परेचर दिन को रहता है उतना ही टेम्परेचर रात को रहता है। नॉर्दर्न प्लेन्स में टेम्परेचर में थोड़ी सी वेरिएशन आती है, जैसे दिन को गर्मी होती है पर रात को थोड़ी ठंड हो जाती है। लेकिन इस डेजर्ट एरिया में नॉर्दर्न प्लेन से भी ज़्यादा है। यानी अगर सपोज कीजिए, अगर एग्जांपल दूं मैं, तो अगर 40 डिग्री दिन को टेम्परेचर है तो रात को हो सकता है कि 10 डिग्री टेम्परेचर हो जाए। इतना ज़्यादा वेरिएशन जो है वो आता है इस डेजर्ट एरिया में। रात को बहुत ज़्यादा ठंड और दिन को बहुत ज़्यादा गर्मी। ऐसे क्लाइमेट को हम अराइड क्लाइमेट बोलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे जो स्ट्रीम्स हैं, जो छोटी छोटी रिवर्स हैं, वो ज़्यादातर जो है वो रेनी सीजन में ही हमें दिखती हैं और उसके बाद वहाँ से डिसअपेयर हो जाती हैं। जैसे ही ये सैंड में, क्योंकि इनमें इतना पानी नहीं होता है कि ये समुंदर तक पहुँचे, इसीलिए ये सैंड में डिसअपेयर हो जाती हैं। और इसीलिए इन रिवर को हम कौन सी रिवर बोलते हैं? एफिमरल रिवर बोलते हैं। यहाँ पे पेरिनियल, जो मैंने बताया था हिमालय की रिवर जो है वो पेरिनियल हैं, थ्रू आउट द ईयर चलती हैं, और जो इस डेजर्ट की रिवर्स हैं वो एफिमरल हैं, यानी सिर्फ रेनी सीजन में दिखती हैं, बाद में हमें नहीं दिखती हैं। लूनी, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, लूनी जो है वो एक ही लार्ज रिवर है इस डेजर्ट एरिया में। साउथर्न पार्ट ऑफ दिस, इस डेजर्ट को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, मैं आपको आगे बताऊंगा। तो उसके साउथर्न पार्ट में जो है वो लूनी रिवर है, एक ही लार्जर रिवर है इस डेजर्ट में। बाकी रिवर जो है वो छोटी छोटी रिवर्स हैं और वो डिसअपेयर हो जाती हैं। अब अगर मैं इंडिया के मैप में आपको दिखाऊं तो डेजर्ट कहाँ पे है? ये है अरावली हिल्स। तो अरावली हिल्स के वेस्टर्न मार्जिन में आपको सामने दिख रहा है। अरावली हिल्स जो है वो ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है इंडिया की, और इसके ये है हमारा इंडियन डेजर्ट, ठीक है। ये हमारा इंडियन डेजर्ट है। इसका कुछ पार्ट जो है वो पाकिस्तान में भी आता है, ठीक है। वो भी मैं आपको आगे बताऊँगा कितने % पाकिस्तान में आ रहा है।
यहाँ पे सामने दिख रहा है आपको, ये जो रीजन है वो हमारा इंडियन डेजर्ट है। आइए बाकी के पॉइंट इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसको डिटेल में देखने के लिए, इंडियन डेजर्ट को डिटेल में देखने के लिए मैंने आपके लिए एक और इमेज लाई हुई है। यहाँ पे आप देख रहे हो ये लूनी रिवर है, ठीक है, ये लूनी रिवर आ रही है इसके, और ये जो सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये पूरा डेजर्ट है, ये पूरे डेजर्ट की इमेज है, ठीक है, ये पूरा डेजर्ट है। इसमें कितनी सारे डिस्ट्रिक्ट्स आ रही हैं वो सारी दिखाई हुई है। ये जैसलमेर का इलाका है, यहाँ पे ये जैसलमेर का इलाका हो गया, ठीक है। और यहाँ पे एक सांबर लेक भी मैं आपको बताऊंगा, जो साल्ट, जहाँ पे जिसकी जो साल्ट है वो बहुत ज़्यादा उसमें पाया जाता है, ये है सांबर लेक। ये भी राजस्थान में आता है, बल्कि ये डेजर्ट में नहीं आता है बट राजस्थान स्टेट में ही आता है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ पे लूनी रिवर, और यहाँ पे बड़ी सारी जो है वो आपको दिख रही हैं। प्लाया क्या होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। एनुअल रेनफॉल इन, तो इसमें जो है रेनफॉल जो है वो बहुत कम यहाँ पे होता है। तो ये आपको दिखेगा अपने इंडियन डेजर्ट, जिसको हम थार डेजर्ट बोल रहे हैं। अब हम इसके बारे में पॉइंट देखेंगे। तो ये है क्रिसेंट शेप ड्यून्स बनेंगी यहाँ पे। क्रिसेंट मैंने आपको पहले भी बताया था हिमालय वाले क्लास में, क्रिसेंट होता है कर्व्ड शेप में, ठीक है, जैसे वो मून होता है ना हमारा, हाफ मून हमें दिखता है, तो उसी तरह से इसको हम बोलते हैं क्रिसेंट शेप। तो आपको सामने देख रही हैं, इन शेप्स को हम क्रिसेंट शेप्स बोलते हैं, ठीक है। इस शेप में हमें वहाँ पे सैंड ड्यून्स दिखेंगी। बार्चन्स, बार्चन क्या होती है? क्रिसेंट शेप ड्यून्स, जो मैंने अभी आपको इमेज दिखाई, ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं? बार्चन्स बोलते हैं। कवर लार्जर एरिया, तो इस डेजर्ट का जो ज़्यादा एरिया है वो कौन कवर करती हैं? बार्चन्स कवर करती हैं। यहाँ पे मशरूम राक्स हमें दिखती हैं, मशरूम राक्स भी सैंड की, ठीक है। पता कैसे? मैं आपको बताता हूँ। मशरूम राक्स होती हैं ऐसे, इसका इरोजन की वजह से क्या होता है, ये वाला पार्ट जो है वो ज़्यादा इरोड हो गया होता है, और ये वाला पार्ट जो ऊपर वाला पार्ट है वो कम इरोड होता है। तो यहाँ पे मशरूम लाइक स्ट्रक्चर की हमें राक्स भी इस डेजर्ट में दिखती हैं। यहाँ पे शिफ्टिंग ड्यून्स, ड्यून्स आपको पता है सैंड की जो वेव लाइक स्ट्रक्चर सैंड का बनता है उसको हम ड्यून्स बोलते हैं। ऑसिस, अब ऑसिस मैं आपको बताऊं तो ऑसिस क्या होते हैं? जब सैंड विंड की वजह से किसी एरिया से सैंड उड़ जाए, ठीक है, वहाँ से विंड जो है वो अपने साथ सैंड, काफ़ी मात्रा में सैंड वहाँ से ले जाए, तो वहाँ पे क्या हो जाता है? लोअर रीजन बन जाता है। जब ये लोअर रीजन बनेगा तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी की जो है, थोड़ा थोड़ा पानी, जहाँ बहुत थोड़ा थोड़ा मॉइस्चर जो है वो सैंड में आ जाता है। उस मॉइस्चर की वजह से जहाँ पे थोड़ी बहुत जो है वो वेजिटेशन हो जाती है। तो इस रीजन को यहाँ पे मॉइस्चर की वजह जब सैंड लोअर हो जाता है, वहाँ पे थोड़ी लोअर रीजन बनता है, तो वहाँ पे जो छोटा मोटा थोड़ा बहुत वेजिटेशन आती है, उस वेजिटेशन को हम क्या बोलते हैं? आसिस बोलते हैं। और ये ज़्यादातर डेजर्ट एरिया में ही होते हैं, ठीक है। आसिस आपको पूछा जाए कहाँ पे दिखते हैं, आसिस जो है वो डेजर्ट में ही हमें दिखेंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको हर एक पॉइंट को डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसीलिए वीडियो टाइम ले सकती है, लेकिन आपको मैं गारंटी करता हूँ कि हर एक पॉइंट जो है वो नॉर्दर्न प्लेन के बारे में आपको मैं समझा के ही जाऊँगा, और आपको इस क्लास के बाद में कोई भी पॉइंट जो है वो आपका नॉर्दर्न प्लेन्स का नहीं छूटेगा, ठीक है। मोर देन 60% ऑफ द डेजर्ट लाई इन द इंडियन स्टेट ऑफ राजस्थान, और 60% जो डेजर्ट है इंडियन डेजर्ट वो राजस्थान स्टेट जो है वो उसी में आता है। और बाकी जो डेजर्ट बचा 40% वो उसका कुछ पार्ट गुजरात में, कुछ पार्ट पंजाब में, कुछ पार्ट हरियाणा में, और कुछ पार्ट जो है वो पाकिस्तानी प्रोविंस, जो सिंध प्रोविंस है पाकिस्तान की, उसमें भी इस डेजर्ट का कुछ पार्ट जो है वो आता है। अब फ्रेंड्स, मैंने डोब्स की बात करी थी आपके तब की, जो इंपॉर्टेंट डोब्स हैं पंजाब प्लेन में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो इंडस और झेलम रिवर के बीच में डोब है उसको सिंध सागर डोब बोलते हैं। जो झेलम और चनाब रिवर के बीच में डोब है उसको जक डोब बोलते हैं। चनाब और रवि रिवर के बीच में जो डोब है उसको रचना डोब बोलते हैं। रावी और ब्यास रिवर के बीच में जो डोब है उसको बारी डोब बोलते हैं। और ब्यास और सतलुज रिवर के बीच में जो डोब है उसको बिस्ट डोब बोलते हैं। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं ये डोब्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे वाले पॉइंट्स देखते हैं। द इंडियन डेजर्ट बिकॉज द, तो इन करेक्टरिस्टिक की वजह से, जो हमने करेक्टरिस्टिक पढ़ी, यहाँ पे सैंड ड्यून्स दिखती हैं, यहाँ पे बहुत कम बारिशें होती हैं, ठीक है, यहाँ पे ऑसिस दिखते हैं, क्रिसेंट शेप्स बार्चन्स दिखती हैं,
मशरूम लाइक स्ट्रक्चर। तो ये सारी जो करेक्टरिस्टिक्स हम देख रहे हैं कि बहुत कम रेनफॉल है, रिवर्स जो है वो डिसअपेयर हो जाती हैं, तो इसी करेक्टरिस्टिक की वजह से इस रीजन को हम मारुस्थली रीजन भी बोलते हैं। ठीक है, इट इज़ बिलीव दैट, अब मैं मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ आपको ग्रेट इंडियन डेजर्ट के बारे में। फ्रेंड्स, ऐसा जो जूलॉजिस्ट हैं उनका कहना है कि मिजोइक इरा जॉलजी का जो जिसकी एज जो है वो 252 टू 66 मिलियन ईयर्स के बीच में जो एज एगो, ठीक है, 252 टू 66 मिलियन ईयर एगो जो एज थी इसके बीच में, उस इरा को मेजोइक इरा बोलते हैं। इसकी भी आगे फर्दर 3 क्लासिफिकेशन होती हैं, वो उस पर मैं नहीं जाऊंगा। तो और इस इरा मेजोइक इरा को किसकी मिडल लाइफ इरा भी बोलते हैं, और इस एज को ये रेप्टाइल्स की और डायनासोर की जो है वो एज थी। तो इस एज में ये जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे बहुत बड़ा समुंदर होता था। ठीक है, और ये जॉलजिस्ट को कैसे पता चला है, क्योंकि यहाँ पे वुड फॉसिल्स मिले हैं जो अकाल एरिया से, और मेराइन डिपॉजिट्स मिले हैं ब्रह्मसार एरिया से, जो जैसलमेर के पास ही ये एरियाज हैं। तो जैसलमेर आपको पता है डेजर्ट में ही आता है। और जो एज वुड की एस्टिमेट की है जॉलजिस्ट ने, वो 180 मिलियन ईयर एगो जो है वो अप्रॉक्सीमेट उन्होंने एस्टिमेट की है। ठीक है, तो आपको ये भी इंटरेस्टिंग फैक्ट पता चल गया कि यहाँ पे जो है मेसोइक इरा में क्या था, बहुत बड़ा समुंदर था। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिएंटेशन, और ओरिएंटेशन के बेसिस पे डेजर्ट को हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक नार्दर्न पार्ट जो स्लोपिंग करता है टूवर्ड्स सिंध, सिंध जो पाकिस्तानी प्रोविंस है उसकी तरफ स्लोप करता है, उसी तरफ उसकी स्लोप है। और दूसरा जो साउदर्न है उसकी स्लोप जो है वो रन ऑफ कच्छ की तरफ है। ठीक है, देयर आर सम स्ट्रीम्स विच डिसअपेयर। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं मैं क्या कह रहा हूँ, कि जो हमारा ये है ना, तो ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन, इसकी स्लोप जो है वो रन ऑफ कच्छ की तरफ है, और ये जो वाला रीजन है इसकी स्लोप जो है वो पाकिस्तानी प्रोविंस सिंध की तरफ है। ठीक है, देयर आर सम स्ट्रीम्स विच डिसअपेयर, वही मैंने बताया यहाँ पे जो स्ट्रीम्स हैं वो डिसअपेयर हो जाती हैं। तो जब उस क्या बनाती हैं स्ट्रीम्स डिसअपेयर होके, इनलैंड ड्रेनेज। अब इनलैंड ड्रेनेज क्या होता है, ऐसा ड्रेनेज क्या होता है, एक रिवर का चैनल। ठीक है, रिवर के चैनल को ही हम उस रिवर का ड्रेनेज बोलते हैं। और ये इनलैंड ड्रेनेज वो ड्रेनेज होता है जो रिवर्स समुंदर तक पहुंचती ही नहीं है, किसी लेक में आके या किसी प्लाया में आके ही ख़त्म हो जाती हैं। ऐसे ड्रेनेज को हम इनलैंड ड्रेनेज बोलते हैं। तो ये जो इस डेजर्ट में रिवर्स हैं वो इनलैंड ड्रेनेज बनाती हैं और लेक या प्लाया को ज्वाइन कर लेती हैं। यहाँ पे लेक सभी को पता होगा लेकिन प्लाया नहीं पता होगा। तो प्लाया मैं बता दूँ, प्लाया क्या होता है, प्लाया होता है एक ऐसा लेक जो एवापोरेशन जहाँ पे ये ज़्यादातर डेजर्ट एरिया में होते हैं। ठीक है, जो सूखा हुआ लेक, यानी जब ऐसा लेक जो सीजनल लेक हो, जो बरसात के मौसम में ही जिस लेक में पानी आता हो और बाद में जिसकी एवापोरेशन होने से लेक का पानी जो है बहुत कम हो जाए या उधर सिर्फ दलदला ही रह जाए और पानी ख़त्म हो जाए, ऐसे लेक को हम क्या बोलते हैं, प्लाया बोलते हैं। ठीक है, तो ये रिवर जो है वो जहाँ तो लेक में जाती हैं या प्लाया में जाती हैं। द लेक्स एंड द प्लायास हैव ब्रैकिश वाटर, और इन लेक्स का और प्लायास का ब्रैकिश वाटर होता है जो मेन सोर्स होता है साल्ट ऑब्टेन करने का। ठीक है, इन लेक से साल्ट मिलता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक जो राजस्थान डिस्ट्रिक्ट में आता है, राजस्थान स्टेट में आता है, वो है सांबर लेक। ठीक है, सांबर लेक जो है, सांबर लेक इंडिया में वेस्ट ऑफ यानी राजस्थान की जो जयपुर से वेस्टर्न साइड पे है, और इसका जो एरिया है वो 230 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है। ठीक है, और ये भी एम्फिमरल है। एम्फिमरल यानी ये भी सीजनल है, यानी ये इसमें भी बरसात के मौसम में ही पानी आता है। लेकिन लार्जेस्ट साल्ट वाटर रिप्रेजेंट डिप्रेशन ऑफ द अरावली, यानी ये बना किसके है, अरावली हिल्स पे ही डिप्रेशन की वजह से बना है। डिप्रेशन आप समझते हैं ऐसा वाला एरिया होता है, अरावली हिल्स के डिप्रेशन से बना हुआ है। और ये
अगर मैं बताऊं तो जो समुंदर में जो हमारी साल्ट डेंसिटी होती है, ठीक है, सैलिनिटी जिसको हम बोलते हैं, कि 1000 1 kg 1000 वाटर 1000 kg वाटर में से कितना, या 1 kg ले लीजिए, 1 kg वाटर में कितने ग्राम साल्ट निकल रहा है उसको हम सैलिनिटी बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी सैलिनिटी जो है सांभर लेक की वो 300 ग्राम है, ठीक है। 1 kg वाटर में से 300 ग्राम जो है वो आपको साल्ट मिलता है, बहुत हाई सैलिनिटी है, और ये भारत का सबसे बड़ा साल्ट वाटर लेक है, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट था ये सांभर लेक, मैंने ये सेपरेटली ऐड किया हुआ है, ये इस टॉपिक में नहीं था, लेकिन मुझे याद आ रहा था कि बच्चों को बताना बहुत इंपॉर्टेंट है सांभर लेक के बारे में, तो मैंने आपको बता दिया क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जो मैंने डेफिनेशंस आपको बताई थी, अब आप यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। लीव मैंने समझा दिया था, रिवर के जो साथ वाली जो छोटी लेयर बनती हैं रिवर्स के वाली साथ वाली, उनको हम लीव बोलते हैं। ब्लफ जो वही साथ वाली लेयर ही बट ऊंची रिवर, जैसे यहाँ पे दीवार सी दिख रही है आपको, ठीक है, ऊंची जब दीवार सी बनेगी उसको हम ब्लफ बोलेंगे। ऑक्सफोर्ड लेक मैंने आपको बताया था, जब ये स्ट्रीम्स है, अगर ये स्ट्रीम्स इधर ऐसे सीधी हो जाए तो ये पीछे जो रहेगा ये ऑक्सफोर्ड लेक रहेगा। फिर मैंने रिवाइंड्स आपको बताया, तो रिवाइंड्स क्या होती हैं, ये रिवाइंड्स आर वेरी डीप नैरो वैली विद स्टीप साइड्स एंड ए फॉर्म्ड एज ए, रिवाइंड्स क्या होंगी, जो डीप वैली हों, यानी जो माउंटेन से रिवर जब आती हैं, स्टीप साइड से जब रिवर आती हैं, तो जो डूंगी डूंगी वैली बनेंगी और बड़ी नैरो वैली बनेंगी, उनको हम क्या बोलेंगे, रिवाइंड्स बोलेंगे, ठीक है। आप देख रहे हो कि नैरो वैली हैं और बहुत ही डूंगी वैली हैं, डीप वैली हैं, ऐसी वैली को हम क्या बोलते हैं, रिवाइंड्स बोलते हैं। अब आती है बात मल्टीपल चॉइस पे, तो आइए आपकी रीजन के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आप मैंने लाए हुए हैं, आइए डिस्कस करते हैं। कंकर इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन, यहाँ पे कौन से रीजन में जो है वो कंकर मिलते हैं। तो मैंने बताया कि बाबर रीजन में तो पेबल मिलेंगे, पत्थर मिलेंगे बड़े बड़े, तो बाबर रीजन नहीं आएगा, ठीक है। तो फिर कंकर किस में आएगा, तो कंकर आएगा भांगर रीजन में, ठीक है। कंकर कहाँ पे मिलते हैं, तराई रीजन के बाद जो भांगर रीजन आता है हमारा, वहाँ पे हमें क्या मिलते हैं, कंकर मिलते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर आएगा भांगर रीजन। फिर है दूसरा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज आइडियल फॉर इंटेंसिव एग्रीकल्चर। इंटेंसिव एग्रीकल्चर मैंने आपको पहले का ही समझा दिया है, तो इंटेंसिव एग्रीकल्चर के लिए जो है वो खादर रीजन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो खादर रीजन जो है वो उसमें सबसे ज़्यादा इंटेंसिव एग्रीकल्चर होता है। व्हाट इज़ बारचन, बारचन मैंने अभी आपको समझाया कि ये क्रिसेंट शेप्स जो हैं वो होती हैं, ए टाइप ऑफ सैंड ड्यून फाउंड इन द थार डेजर्ट, इसका डी पार्ट आंसर आएगा। छाछ डोब जो है वो कहाँ पे है, तो छाछ डोब जो है वो झेलम और चिनाब रिवर के बीच में है, तो इसका सही आंसर आ गया ये वाला। माजुली जो फर्स्ट आइलैंड डिस्ट्रिक्ट है इंडिया की, वो कौन सी रिवर्स में लोकेटेड है, यहाँ पे कोई भी रिवर जो है वो नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये ब्रह्मपुत्रा रिवर में लोकेटेड है, तो यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा लिस्टेड ही नहीं है, तो इसका सही आंसर आएगा नन ऑफ द अबव। तो ये थी दोस्तों आज की क्लास नॉर्दर्न प्लेन्स। इसमें फ्रेंड्स मैं आपको गारंटी करता हूँ कि ये जो मैंने डिटेल में सारे पॉइंट्स आपको समझाए हैं, इससे बाहर से कोई भी पॉइंट आपको एग्ज़ाम में नहीं आएगा। फ्रेंड्स आपसे एंड में एक ही हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इन द प्रेस बेल आइकन, ताकि आपको सबसे पहले हमारी क्लास की नोटिफिकेशन मिले, और हमारी क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स को भी हमारी क्लासेस का फ़ायदा हो सके। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें कि 50% जो जनरल वाले सेक्शन का सिलेबस है वो हमने कंप्लीट कर दिया है, और बाकी सिलेबस पे हम लगातार क्लासेस जो है वो आपकी ले रहे हैं। विद इन टाइम जो है वो आपका सिलेबस हम कवर कर देंगे। तो इसीलिए आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं आपके साथ दूसरी क्लास पे, जिसमें हम नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे डिकैन प्लेट्यू बारे में, सेंट्रल हाईलैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, डिकैन प्लेट्यू के बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं आपके साथ फिर उसी क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।